तो आज हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ गुड्स से। ठीक है, डायरेक्टली, क्योंकि हम इंट्रोडक्शन में उस दिन डिस्कस कर लिए थे माइक्रो इकोनॉमिक्स और इसके 3 सेंट्रल प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। आज हम देखेंगे कि गुड्स के टाइप कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले फाइनल गुड्स से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फाइनल गुड्स क्या होते हैं? फाइनल गुड्स मतलब जो भी हमारा रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल को हम डिफरेंट प्रोसेसेस से जब पास करते हैं और जब वो फाइनल स्टेप में एक ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू रीच करता है और उसमें वैल्यू एडिशन के साथ सारी चीज़ें होती हैं और फाइनली वो कंज्यूमर के पास जाता है और वो ट्रांसफॉर्मेशन की फेज को लॉस कर जाता है, या इसमें कोई एक इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन नहीं होता है। ठीक है, फाइनल गुड्स। तो फाइनल गुड्स में हमने क्या देखा कि इसमें वैल्यू which are used either for consumption or for investment. हम्म Which are used either for consumption or for investment. तो उसमें क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर हम एक कॉटन को यूज करते हैं तो कॉटन से हम क्या बना सकते हैं? तो कपड़ा, क्लॉथ। कपड़ा। तो वो डायरेक्टली तो बनेगा नहीं, पहले नहीं। उससे हम धागा बनाएंगे हाँ और फिर धागे से बनेगा कपड़ा। ठीक है, हाँ तो यहाँ ईच स्टेप में क्या है कि डिफरेंट प्रोसेसेस से गुजर रहा है और यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन प्लेस कर रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जब फाइनल स्टेज में पहुंच रहा है और ये गुड्स क्या है कि फाइनली कंजम्पशन के लिए यूज हो रहा है, अब उसमें किसी भी तरह का वैल्यू एडिशन नहीं होना है। सो दिस इज योर फाइनल गुड। अच्छा, फाइनल गुड्स को भी डिवाइड किया गया है 2 पार्ट में। कौन कौन से पार्ट हैं? सर, कंजप्शन गुड, कैपिटल गुड्स। ठीक है, कंजम्पशन गुड और कैपिटल गुड्स। तो कंजम्पशन गुड्स में क्या आता है? सर, जो कंज्यूमर के वांट्स को डायरेक्टली फुलफिल करें। ठीक है, तो कंज्यूमर्स गुड्स में तुम्हारे ये जितने भी फूड आइटम हो गए या फिर तुम्हारे क्लोथिंग्स हो गए, तो ये हमारा फाइनल कंज्यूमर के पास जा रहा है और अल्टीमेटली कंज्यूम कर रहा है कस्टमर इसको। फॉर एग्जांपल अगर टी का एग्जांपल लूं तो टी हमारा कंज्यूमर प्रोडक्ट है कि नहीं है? लीफ, टी लीफ या चाय पत्ती? सर है। ठीक है, तो इसके सेंस में अगर हम इसको एज ए एग्जांपल लें तो अगर कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स में अगर हम उसको डिफरेंस करना हो तो क्या इसको कैपिटल गुड्स कहा जा सकता है? नहीं। नहीं कहा जा सकता है। कंज्यूमर गुड्स क्या है कि अल्टीमेटली जो भी हमारे कंज्यूमर हैं उनके द्वारा कंज्यूम किया जाएगा, जबकि कैपिटल गुड्स यानी प्रोड्यूसर गुड्स, वी कैन से ऑल्सो प्रोड्यूसर गुड, तो ये एज ए इनपुट यूज होता है और हमारे प्रोडक्शन में यूज होता है। तो कैपिटल गुड्स मतलब वो सारे एसेट्स, जैसे मशीन्स हो गए, लैंड्स हो गया, बिल्डिंग हो गया, तो ये कैपिटल गुड्स के फॉर्म में आते हैं और इनका यूज हम फर्दर प्रोसेसिंग और फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कैपिटल गुड्स हो गए और ये हो गया अपना एक लॉन्ग टर्म में यूज होते हैं। ठीक है, कंज्यूमर गुड्स क्या है, शॉर्ट टर्म में यूज होने वाले हैं और वो मे भी पेरिसेबल आइटम होगा या फिर ड्यूरेबल आइटम भी होगा कंज्यूमर में। जैसे कंज्यूमर आइटम में अब कैपिटल गुड्स के 2 अगर फीचर्स की बात करें तो कैपिटल गुड्स ड्यूरेबल होता है, लॉन्ग टर्म में यूज में होता है, लेकिन वहीं पे कंज्यूमर गुड्स आपके शॉर्ट टर्म में यूज होता है। यस सर। ठीक है, तो सर, बट सेम गुड्स हमारा कंजप्शन गुड्स भी हो सकता है, कैपिटल गुड्स भी हो सकता है। हाँ, फॉर एग्जांपल सर, जैसे मशीन ले लीजिए। हाँ, अगर मशीन को हाउस होल्ड यूज कर रहा है तो वो हमारा कंजप्शन गुड हो सकता है, लेकिन अगर वही फॉर्म यूज करे तो वो कंजप्शन गुड नहीं है। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे जो भी डेफिनेशन है कि अल्टीमेट यूज उसका किस तरह से किया जा रहा है वो हमारा डेफिनेशन बनाएगा
कि वो कंजम्पशन गुड्स है या कैपिटल गुड्स है। तो अगर प्रोडक्शन के लिए यूज हो रहा है, ठीक है, अगर कोई भी मशीनरी है वो फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज हो रहा है, तो वो हमारा कैपिटल गुड्स होगा। कैपिटल गुड्स में है। और वही अगर हमारा जो कंज्यूमर गुड्स के फॉर्म में हो रहा है कि अल्टीमेटली जो भी इसका यूटिलाइजेशन है कंज्यूमर अपने बेनिफिट के लिए कर रहा है, तो वो हो गया हमारा कंज्यूमर गुड्स। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। इसके बाद हम बात करेंगे इंटरमीडिएट गुड्स की। तो इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है? सर जो हम फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज करें वही होता है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट गुड्स का या मतलब, रीसेल के लिए यूज है। हाँ हाँ, रीसेल के लिए यूज होगा इंटरमीडिएट गुड्स। तो अगर हम एग्जांपल के लिए बात करें इंटरमीडिएट गुड्स में, तो रॉ मटेरियल यस अगर यस सर। या मिल्क भी हो सकता है। मिल्क हो, एग्जैक्टली मिल्क होगा, क्योंकि मिल्क से फाइनली डिफरेंट आइटम्स हमारे मिठाई और भी अदर आइटम मिल्क से प्रोड्यूस होते हैं, तो ये इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। तो वो गुड्स जो अभी फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन के स्टेजेस में हैं या फिर अभी भी वो एज ए रॉ मटेरियल यूज किए जा रहे हैं, वो हमारे इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएंगे। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमने कवर कर लिया फाइनल गुड्स, और फाइनल गुड्स के पार्ट कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स हमारे कैपिटल गुड्स भी हो गए। अच्छा, कंज्यूमर गुड्स में भी हमारे कितने पार्ट हैं? ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल और सर्विस। सर्विसेज। सर्विसेज। सर्विसेज और पेरिसेबल आइटम। सर सर पहला हो गया सर्विसेज। ड्यूरेबल आइटम, दूसरा आइटम नॉन ड्यूरेबल आइटम, और तीसरा हो गया सेमी सेमी ड्यूरेबल सेमी आइटम, ड्यूरेबल। और लास्ट वाला हो गया तुम्हारा सर्विसेज। 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 तो सर्विसेज भी हमारे गुड्स के ही पार्ट हैं। ठीक है, तो ये कंज्यूमर में ड्यूरेबल गुड्स जिनका लॉन्ग टर्म यूज है, और नॉन ड्यूरेबल मतलब वो जो आइटम। लिमिटेड है। हाँ, अब ड्यूरेबल आइटम में हम जैसे टेलीविजन ले सकते हैं, फ्रिज ले सकते हैं, इस तरह के जितने भी आइटम है, फैन हो गया, कूलर हो गया, एसी हो गया। और नॉन ड्यूरेबल आइटम यानी ये हमारे पेरिसेबल क्लोथ्स आइटम हो है। गए। सर फूड ग्रेन हो गया। फूड ग्रेन हो गया, एग्जैक्टली। और इसके बाद सेमी सेमी में, सेमी में तो एक बार में ही खत्म हो जाता है, तो उसमें तो फूड्स आएगा ना। हाँ हाँ हाँ, तो सेमी में मतलब वो एक बीच का आइटम है, सिंगल मतलब, एक्ट ऑफ कंजप्शन होता है। हाँ, ठीक है। और फिर तुम्हारे सर्विसेज हो गए। तो सर्विसेज में तुम्हारे रेस्टोरेंट के सर्विसेज हो गए जो शॉर्ट टर्म वाले हैं, डॉक्टर के सर्विसेज, टीचर्स के। प्रोफेशनल सर्विसेज हो गए, एजुकेशन हो गए। तो ये तुम्हारा आइटम हो गया। तो अब इसमें से तुम्हारा क्वेश्चन बन सकता है कि 4 आइटम दे दिया गया रहेगा, और उसमें से आपका ये क्वेश्चन बनेगा कि इसमें से कौन सा पेरिसेबल आइटम है। डायरेक्टली ना पूछ के कि नॉन ड्यूरेबल क्या है, वो पूछ देगा कि पेरिसेबल आइटम क्या है। सर तो या सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन हो सकता है। क्या चीज? ये सर सेमी ड्यूरेबल हो सकता है पेरिसेबल में। हाँ हाँ, ठीक है। और इसके बाद 4 प्रोफेशन दे देगा। उसमें से एक ऐसा ऑप्शन रहेगा कि उसमें से हमें आइडेंटिफाई करना रहेगा। सर सेमी ड्यूरेबल का दूसरा नाम पेरिशेबल है। नहीं, तुम्हारा नॉन ड्यूरेबल आइटम में पेरिसेबल आइटम आ जाएगा ना। हाँ वही तो सर, तो लेकिन फूड ग्रेन सेमी ड्यूरेबल नहीं है, नॉन ड्यूरेबल है। हाँ, तो नॉन ड्यूरेबल ही मैंने बोला है। सर ये सुहाना बोल। अच्छा अच्छा, चलो मैं फिर ध्यान नहीं दिया। चलो ठीक है, तो ये हमारा 4 आइटम हो गया। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इन्वेस्टमेंट पे। तो इन्वेस्टमेंट हमारा क्या होता है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स, क्योंकि अगर हम बिजनेस और अकाउंटिंग के टर्म्स में इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो उसका डेफिनेशन दूसरा होता है, जबकि इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स इन्वेस्टमेंट का डेफिनेशन डिफरेंट होता है ना। यस। फॉर एग्जांपल अगर बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट अगर स्टॉक मार्केट में देखा जाए या फाइनेंशियल एसेट्स में देखा जाए,
तो इन्वेस्टमेंट का मतलब अगर हमने कोई भी अगर एक शेयर परचेज कर लिया या फिर कोई भी बॉन्ड परचेज कर लिया, तो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनेंशियल एसेट्स वी कैन से दैट वी हैव मेड एन इन्वेस्टमेंट, राइट? यस बट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स क्या हम उसको कंसीडर कर सकते हैं कि वो एक कैपिटल स्टॉक इन्वेस्टमेंट है? सर, कैपिटल स्टॉक जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। एग्जैक्टली तो इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स वो सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी जिससे वैल्यू एडिशन होता है, ठीक है? वो सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी जिससे वैल्यू एडिशन होता है, वैल्यू एडिशन। और नेक्स्ट या फिर कैपिटल फॉर्मेशन। तो जब भी इकोनॉमिक्स में इन्वेस्टमेंट की बात आएगी तो दो चीजें याद रखना कि या तो उसमें वैल्यू एडिशन होगा या फिर उसमें कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है। वैल्यू एडिशन या फिर कैपिटल फॉर्मेशन। तो वैल्यू एडिशन और कैपिटल फॉर्मेशन होगा कैसे? तो अगर हमने अगर वो फाइनेंशियल एसेट वाला एग्जांपल लिया, हमारे पास अगर 10 रुपए के हमने 10,000 शेयर्स ले लिए, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया? 1 लाख। 1 लाख। लेकिन क्या ये कैपिटल फॉर्मेशन हुआ? नो सर, क्यों? क्योंकि जस्ट ये एक किसी चीज का फॉर्मेशन थोड़ी ना हुआ। फॉर्मेशन नहीं हुआ, केवल एक चेंज हुआ, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। लेकिन जब हम यहाँ पे अपने फैक्ट्री में या अपने फर्म में एक मशीनरी रखा हुआ है प्रोडक्शन के लिए, हाँ, और एक और मशीनरी जब यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये कैपिटल फॉर्मेशन हुआ। तो ये कैपिटल फॉर्मेशन हुआ। लेकिन अब तो तुम लोग यहाँ भी कह सकते हो ना कि सर यहाँ भी तो केवल फॉर्म ही चेंज हुआ ना, यहाँ भी तो हो सकता है कि हमने सर यहाँ पे। एडिशन तो हुआ है ना? हाँ सर एडिशन तो हुआ है तो फॉर्मेशन तो होगा ना कैपिटल का। एग्जैक्टली वही चीज मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे क्या है कि जस्ट एक फॉर्म चेंज हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक यहाँ न्यू पे चीज सर, एक नया फॉर्मेशन हुआ और उसमें ना जस्ट एक चेंज आया है, एक मतलब कम से एग्जैक्टली ज्यादा। एग्जैक्टली वो एक हमारे पास मनी के फॉर्म में था, अब वो एक दूसरे एसेट्स स्टॉक के फॉर्म में है। लेकिन यहाँ पे जब हम एक कैपिटल मशीनरी इंस्टॉल करते हैं, एक नया मशीनरी ले आते हैं, तो हमारे यहाँ एक वैल्यू का एडिशन हुआ, और ये फर्दर फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, और इस तरह से कैपिटल फॉर्मेशन का प्रोसेसिंग होगा। क्योंकि जब यहाँ पे प्रोडक्शन होगा, फिर उसकी सेलिंग होगी, रेवेन्यू जनरेट होगा, फिर इकोनॉमी में इसका कंट्रीब्यूशन जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट में भी हमारे कितने पार्ट हैं? सर, दो, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस और नेट इन्वेस्टमेंट। उसके पहले भी अगर हम बात करें तो दो चीजें हैं, फिक्स्ड और इन्वेंट्री, है ना? सर है ना इन्वेस्टमेंट का पार्ट। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या है? जो हमारे फिक्स्ड एसेट के फॉर्म में है, या फिर जो एसेट्स और इन्वेस्टमेंट जो किया गया है फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स पोल्यूशन एंड सर्विसेज लाइक लैंड, मशीनरीज। मशीनरी, बिल्डिंग। बिल्डिंग्स, और यस सर। ये सारी चीजें हो गई। इन्वेंट्री वाली क्या चीजें हैं? जो स्टॉक हो सकता है सर। हो सकता है, बिल्कुल होगा। स्टॉक्स, रॉ मटेरियल, हाँ सर, ये हमारे क्या है? इन्वेंट्री, इन्वेंट्री करना था। जिसका यूटिलाइजेशन हम प्रोडक्शन में करेंगे। यस सर। तो ये हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट। अब हम इसके बाद आते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट पे। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है? सर ग्रॉस में डेप्रिसिएशन ऐड होता है और नेट में डेप्रिसिएशन हटता है। एग्जैक्टली
तो इसका फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस इक्वल टू नेट प्लस डिप्रिसिएशन। बिल्कुल सही। ग्रॉस इज इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डिप्रिसिएशन। प्लस डिप्रिसिएशन। तो इस तरह से एक इक्वेशन बन सकता है कि नेट इन्वेस्टमेंट इक्वल टू ग्रॉस माइनस डिप्रिसिएशन। इज इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डिप्रिसिएशन। माइनस डिप्रिसिएशन। माइनस डिप्रिसिएशन। ठीक है, ये सारा राइटिंग दिख रहा है ना तुमको? यस हाँ सर। सर। विजिबल है ना? हाँ। हाँ सर। ठीक है, थोड़ा सा राइटिंग खराब है, एडजस्ट कर लेना। ओके सर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ गुड्स, इंटरमीडिएट, कैपिटल गुड्स, फाइनल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, इसके बाद प्रोड्यूसर गुड्स, और इसके हम सारे टाइप्स और डिफरेंस भी हमने देख लिया कौन कौन से थे। सेमी और ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सारे आइटम्स हमने डिस्कस कर लिए। इन्वेस्टमेंट का हमने सारा डिस्कस कर लिया, फिक्स्ड इन्वेंट्री, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री, नेट इन्वेस्टमेंट। अब डेप्रिसिएशन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब डेप्रिसिएशन की बात आ गई, तो डेप्रिसिएशन क्या होता है? सर फॉल इन वैल्यू तो ऑफ। जो भी फिक्स एसेट्स में के जो वैल्यू जो घटते हैं उसी की वजह से उसी को डेप्रिसिएशन कहते हैं। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन मतलब एनी वियर एंड टियर इन द फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो वियर एंड टियर किस वजह से होगा? सर यूजेज से कंटिन्यूअस होगा। यूज करने से। हम्म सर किसी भी सर फिक्स उसका एसेट को यूजेज से कंटिन्यू होगा। यूज करने से रेगुलर यूटिलाइजेशन की वजह से, रेगुलर यूज होने की वजह से। वियर एंड टियर होता है। ठीक है, हम्म। तो जब भी हम कोई भी मशीनरी या फिर कोई भी एसेट्स को हम यूज करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो उसमें वियर एंड टियर होने के चांसेस रहते हैं। अच्छा, अगर हम अकाउंटिंग के अगर डेफिनेशन में पढ़े होंगे तो उसमें क्या क्या वेज हो सकते हैं डेप्रिसिएशन के? एक तो रेगुलर यूज हो गया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इसके अलावा एक नेचुरल कैलामिटी से भी डैमेज हो गया तो उसको भी हम डेप्रिसिएशन में कंसीडर करते थे अकाउंटिंग में, है ना? हाँ 11th में। हाँ के अलावा तुम्हारा एब्सोलेंस है, मान हाँ। लो कोई एक नया टेक्नोलॉजी आया और एक जो कंजर्वेटिव, एक्सपेक्टेड ऑब्सर्वेशंस। हाँ हाँ, एक्सपेक्टेड, तो कोई एक मशीनरी के थ्रू ऑपरेशन उसका मैन पावर के थ्रू हो रहा है, अब एक हाँ चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी। चेंज इन टेक्नोलॉजी, राइट। तो ये सारी चीजें हैं, तो यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन बन सकता है कि डेप्रिसिएशन के क्या क्या वजह है। ठीक है, हाँ तो डेप्रिसिएशन के क्या क्या वजह हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे जो भी हमारे ऑप्शंस हैं हमने वन बाय वन करके उसको देख लिया। तो यहाँ पे ये 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें से एक ऑप्शन नहीं रहेगा, तो आपको चूज करना होगा कि कौन सा ऑप्शन नहीं। नहीं। तो 3 तो हमारे सही होंगे, एक गलत होगा। हाँ तो ये हो गया डेप्रिसिएशन। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे स्टॉक एंड फ्लो। एंड फ्लो। तो स्टॉक और फ्लो क्या होता है? स्टॉक मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं और फ्लो जो ड्यूरेशन पे मेजर करते हैं। पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, मान लो यहाँ पे ये एक पानी की टंकी है, ठीक है, मान लेना, ऐसा होता है ना कहीं पे, यस सर। और यहाँ पे मान लो कि एक बाल्टी रखी हुई है, ऐसा ही होगा ना? यस यस। सर। तो यहाँ पे ये जो पानी है ये यहाँ से फ्लो कर रहा है, तो ये जो फ्लो है ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम है, यस सर। वही है ना? यस और सर। यहाँ पे जो ये पानी का स्टॉक है या फिर यहाँ पे जो पानी का स्टॉक है वो पर्टिकुलर टाइम पे है। ये पॉइंट पर्टिकुलर ऑफ टाइम टाइम पे पे है, एट ए पॉइंट ऑफ टाइम है, यस। टाइम, यहाँ पे भी वही है, पॉइंट ऑफ टाइम।
यस सर, लेकिन फ्लो क्या है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो इन द सेम वे यहाँ पे जो भी हमारे गुड्स अभी हमने जो भी डिस्कस किया, जो कैपिटल गुड्स है, इंटरमीडिएट गुड्स हैं या फिर कंज्यूमर गुड्स हैं, और ये हमारे फ्लो हैं, तो हमारे जो स्टॉक्स हैं वो कैपिटल गुड्स हैं या फिर कंज्यूमर गुड्स हैं, और यहाँ पे फ्लो है, इसमें कौन सा गुड्स आएगा, कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स? सर फ्लो में तो कंज्यूमर गुड्स हो सकता है और ये स्टॉक में कैपिटल गुड्स। एग्जैक्टली अब देखो, अब यहाँ पे ये गुड्स का जो भी हमने डेफिनेशन लिया वो किस तरह से स्टॉक और फ्लो से रिलेटेबल है, क्योंकि स्टॉक होगा तो वो जाहिर सी बात है कि हमारा जो भी कुछ लिमिटेड प्रोडक्शन, टाइम के लिए फिक्स होगा। नहीं लिमिटेड टाइप के लिए फिक्स नहीं होगा। देखो अब स्टॉक वो तुम समझ गया, मैं इन द सेंस तुम स्टॉक की बात कर रही हो, रॉ मटेरियल की बात कर रही हो, वही ना? नहीं, हाँ सर वही। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई भी डाउट है तुम पूछ सकते हो क्लियरली। अब यहाँ पे स्टॉक में हम देखेंगे कैपिटल फॉर्मेशन की बात, ठीक है? तो जैसे हमारे पास जब एक मशीनरी थी तो हमने उसका यूटिलाइजेशन किया, लेकिन ओवर द पीरियड एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बाद हम अगर देखेंगे कि हमारे पास कितना मशीनरी है, तो हम जब इसकी बात करते हैं स्टॉक और फ्लो की, तो हम हमारे पास एक टाइम लाइन होता है। हम ऐसा तो है नहीं कि हम 1 साल 2 साल या फिर 1 महीने 2 महीना में, हम इसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक टाइम लाइन में इसको काउंट करते हैं, या तो एनुअली होगा या फिर क्वार्टरली होगा, हाफ ईयरली होगा, मंथली होगा, ठीक है? तो हम देखेंगे कि हमारे पास अगर मशीनरी इस साल में सपोज 10 यूनिट थी, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर 5 साल के बाद या 7 साल के बाद हमने कुछ और वैल्यू एडिशन किया, कैपिटल फॉर्मेशन किया, तो जब मशीनरी 10 से अगर 12 हो गई तो हमारा कैपिटल फॉर्मेशन कितना हुआ, 2। 2 यूनिट का। यस सर। यस सर। तो ये जो 2 यूनिट का काउंटिंग है वो स्टॉक के फॉर्म में है, और वो क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे है। हम ये हाँ। तो नहीं है ना कि हम रोज रोज काउंटिंग कर रहे हैं या फिर हर महीने स्टॉक की काउंटिंग, मशीनरी की काउंटिंग कर रहे हैं, क्योंकि इतना नहीं। फ्रीक्वेंटली हम मशीनरी तो परचेज करते नहीं हैं। वो तो हमारा डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है, और उसके हिसाब से जो हमारा प्रोडक्शन होता है उसके हिसाब से ये इसका डिमांड होता है। तो ये हो यस। गया। तो यहाँ पे जब भी हम मशीनरी और इस तरह की चीजें ऐड करते हैं कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, तो जो ये चेंज होगा उसको क्या बोलते हैं, चेंज इन स्टॉक। स्टॉक। पढ़ा है ना, याद आ रहा है कि नहीं? आ यस रहा है सर। सर। हाँ। इसके बाद यहाँ पे अगर हम फ्लो की बात करें, तो फ्लो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काउंट किया जाता है। अब मान लो अगर प्रॉफिट की बात करें, तो प्रॉफिट एट ए पॉइंट तो हम काउंट करेंगे नहीं। प्रॉफिट तो या तो हम पूरे साल का काउंट करेंगे, है ना, एनुअली, यस या फिर हम हाफ ईयरली काउंट करेंगे, यस सर। या फिर हम क्वार्टरली इसको काउंट करेंगे। और क्या हो सकता है, अगर प्रॉफिट हमने काउंट कर लिया, प्रॉफिट के अलावा प्रोडक्शन का हम काउंट कर सकते हैं कि इसका फ्लो क्या होगा। तो प्रोडक्शन में हम ये देख सकते हैं कि एनुअल प्रोडक्शन हमारा कितना रहा, या नेक्स्ट ईयर का एनुअल प्रोडक्शन का हमारा टारगेट कितना है, हाफ ईयरली प्रोडक्शन कितना हुआ, या फिर नेक्स्ट हाफ ईयर में हम कितना सर प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट फ्लो होगा ना? सॉरी, सर इन्वेस्टमेंट फ्लो होगा ना? हाँ इन्वेस्टमेंट भी तुम्हारा फ्लो होगा। क्यों होगा? क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी तुम्हारा ओवर द पीरियड पीरियड ऑफ ऑफ टाइम। टाइम आप उसको एग्जीक्यूट करते हो। यस। हाँ। तो यहाँ पे इस तरह से तुम्हारा क्वेश्चन बन सकता है, स्टॉक और फ्लो में डिफरेंट डिफरेंट टाइप से साइड ए और साइड बी का ऑप्शन दे दिया जाएगा, और मैच द ऑफ द फॉलोइंग का ऑप्शन दे दिया जाएगा, इसके जो भी हमारे फीचर्स हैं, ठीक है? तो ये स्टॉक एंड फ्लो से एक क्वेश्चन जनरेट हो सकता है। डिप्रिसिएशन से क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन हमारा बन सकता है। किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है? जैसे ग्रॉस में तुमने बताया कि इसमें डिप्रिसिएशन ऐड होता होता है। है, नेट में
डेप्रिसिएशन ऐड नहीं होता है, नो डेप्रिसिएशन। और पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है, इसमें भी मैच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स में क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट टाइप से इसमें क्या बन सकता है, तुम्हारा इसमें न्यू एज वेल एज एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट ऐड होगा, लेकिन नेट इन्वेस्टमेंट में क्या होगा, केवल न्यू एडिशन, न्यू इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और इस तरह से एक दो और ऑप्शन मिलेंगे और उसमें से आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग करना पड़ेगा कि किस कंडीशन में क्या चीज है, या फिर डायरेक्टली इसमें एक क्वेश्चन स्टेटमेंट बन के आ जाएगा कि डेप्रिसिएशन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में ऐड होता है कि नहीं होता है, या नेट इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बनेगा, या फिर नेट इन्वेंट्री में इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। एक इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है ना, इक्वेशन को उसी से क्वेश्चन बन जाएगा। 2-3 फॉर्म में आपको अलग अलग तरीके से दे दिया जाएगा कंफ्यूज करने के लिए। अब जैसे यहाँ पे जो है माइनस की जगह यहाँ पे प्लस कर देंगे, और हाँ, डिफरेंट डिफरेंट इसका तरीके भी से correct। इसको हम प्लॉट कर सकते हैं, तो कंफ्यूज करने के लिए। तो इस तरह से जो, तो ये जो जब तक ये कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो फिर हो सकता है कि हम गलत टिक करके आ जाएं। तो ये हो गया हमारा स्टॉक एंड फ्लो, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। नेक्स्ट टॉपिक आज का हम डिस्कस कर लेते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जूम मीटिंग से अपना चला रही हो कि बलिया कॉमर्स नॉमी के ऐप से? सब बढ़िया कॉमर्स नॉमी। अच्छा, आयुषी तुम? फिर जूम। अच्छा अच्छा, एक बार अपडेट करके देखना, शायद अपडेट आया है। एप्लीकेशन का जो इशू था मैंने उनको बोला था, तो अपडेट करके देखना, अगर अपडेट आया होगा तो एक बार चेक करके देखना कि सही हुआ कि नहीं है। ठीक। अब यहाँ हम पढ़ेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन सिंपल इकोनॉमी। तो सिंपल इकोनॉमी में कौन कौन से पार्ट होते हैं हमारे? सर हाउस होल्ड एंड फॉर्म। हाउस होल्ड एंड फर्म्स। इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। इस साइड में अगर हमने फर्म रख लिया और इस साइड में हमने हाउस होल्ड रख लिया। हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हैं? रेंट, वेजेस, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। सुहाना बताओ तुम, सॉरी सर क्या बोले? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हैं? सर नहीं याद आ रहा है। सर लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल। सर मैं फैक्टर ऑफ इनकम बता दी। हाँ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ये हो गया, और फिर एक आइटम तुम्हारा इधर से इधर जाएगा, फैक्टर सर्विसेज। तो हमारे सिंपल इकोनॉमी में दो ही आइटम कंसीडर किए जाते हैं। हमारा एजम्पशन है कि इसमें किसी भी तरह का सेविंग इन्वॉल्व नहीं है, कोई टैक्सेशन नहीं है, कोई गवर्नमेंट का रोल नहीं है, और हमारे इंपोर्ट भी किसी भी तरह के इंपोर्ट नहीं है, ठीक है। तो जो भी हमारे फर्म है, जो भी प्रोडक्शन किया जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे एक फर्म गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन करेगी, ठीक है। यहाँ पे हम बात करें गुड्स और सर्विसेज का, यहाँ पे प्रोडक्शन करेगी, और ये प्रोडक्शन की सर्विसेज कौन प्रोवाइड कराएगा? हाउस होल्ड। यस सर। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्रोडक्शन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, और ये प्रोडक्शन की एक्टिविटी के लिए
सर्विसेज कौन दे रहा है? हाउस होल्ड। यहाँ पे हाउस होल्ड अपनी सर्विसेज दे रहा है, और यहाँ पे ये कंडीशन है कि जितना भी स्पेंडिंग होगा एक हाउस होल्ड के द्वारा वो सीधे फर्म को जाएगा। अब यस सर। ये किस तरह से हो रहा है? तो जो भी प्रोड्यूसर, जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज एक फर्म जनरेट कर रहा है, तो वो सीधे हाउस होल्ड उस पे स्पेंडिंग करेगा। तो यहाँ पे बात आती है कि जो भी एक्सपेंडिचर होगा, एक्सपेंडिचर वो इक्वल होगा इनकम के। ठीक है, यस सर। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर किस वे में हो रहा है? यहाँ पे फर्म ने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए, हाउस होल्ड ने गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए कंट्रीब्यूशन दिया। तो यहाँ पे जो तुम्हारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में तुम्हारे लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारा चीज इन्वॉल्व हुआ, तब जाके गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ। क्योंकि जब तक हमारा लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप इन्वॉल्व नहीं होगा, कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज हो नहीं पाएगा। तो जब ये सारे चीजें इन्वॉल्व होके गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन हो रहा है, तो उनको क्या किया जाएगा? जो भी हमारे हाउस होल्ड हैं या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ये कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है? हाउस होल्ड वाली सर्विसेज ये फैक्टर फर्म को प्रोवाइड कर रही हैं, फैक्टर सर्विसेज। तो जब फैक्टर सर्विसेज ये प्रोवाइड करेंगे, तो ये फर्म इनके लिए क्या करेगी? पेमेंट करेगी। पेमेंट। पेमेंट करेगी, तो फैक्टर पेमेंट इनको जाएगा हाउस होल्ड को। और यही चीज जब इनके पास पेमेंट आएगा, तो हमने ये एक एजम्पशन लिया सिंपल इकोनॉमी में कि सिंपल इकोनॉमी में किसी भी तरह का सेविंग नहीं है। ठीक है, सेविंग की एक्टिविटी नहीं है। जितना भी इनकम आएगा वो कंप्लीटली स्पेंड हो जाएगा। स्पेंड किया जाएगा, उसमें किसी भी तरह का लीकेज नहीं हुआ, कहीं वो अमाउंट इधर उधर नहीं जाएगा, नहीं होगा। सीधे स्पेंडिंग पे जाएगा। तो इट मीन्स कि जितना भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ वो सारा का सारा हाउस होल्ड के द्वारा कंजम्पशन किया गया। और जितना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को फैक्टर सर्विसेज के लिए ये पेमेंट किया गया, तो जो पेमेंट किया गया वो सारा इनकम इन द फॉर्म ऑफ स्पेंडिंग फॉर गुड्स एंड सर्विसेज फर्म को गया। तो इस तरह से ये आपका एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है। ठीक है, यस सर्कुलर सर। फ्लो ऑफ इनकम हुआ। यहाँ पे हाउस होल्ड ने इनकम जनरेट किया और उसका स्पेंडिंग किया, और अगेन जब ये स्पेंडिंग किया तो फर्म के लिए एक इनकम बना। तो फर्म के लिए जब इनकम बना, तो फर्दर फर्म ने क्या किया? गुड्स और सर्विसेज के सर प्रोडक्शन के लिए। हाउस होल्ड पे डिपेंड हो गया फैक्टर सर्विसेज लेने के लिए। हाँ, अब इसमें दोनों ही चीजें इन्वॉल्व हो गई कि फर्म ने क्या की, जो भी स्पेंडिंग हाउस होल्ड के द्वारा किया गया वो फर्म ने क्या किया? गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन पे एक्सपेंडिचर किया। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब हाउस होल्ड ने और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की फर्म को, तो फैक्टर पेमेंट किया गया। तो यहाँ पे भी यस सर। इनके पास सारा एक्सपेंडिचर के फॉर्म में यहाँ से भी निकल गया और एक्सपेंडिचर के फॉर्म में यहाँ से भी निकल गया। तो ये हो गया तुम्हारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो इनकम एक बार यहाँ फर्म के पास आई, हमने पेमेंट किया, और फिर हाउस होल्ड के पास जो इनकम आया वो स्पेंडिंग के फॉर्म में फॉर कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फर्म के पास चली गई। तो ये हो गया आपका सिंपल इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो एक तो यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन ये बन सकता है सीयूईटी के एग्जाम पर्सपेक्टिव से कि हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है। तो ये बिल्कुल दिमाग में बैठा के रखना, लैंड, लेबर, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर। सर याद है? हाँ सर याद हो गया, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर। अच्छा चलो ठीक है। और लैंड को यहाँ पे क्या मिलेगा? सर रेंट। लैंड को रेंट मिलेगा। लेबर को क्या मिलेगा? वेजेस। वेजेस। और कैपिटल पे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। 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 और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। प्रॉफिट। एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। चलो ठीक है।
तो आज के क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। यस बाकी चीजें सर। नेक्स्ट। एक हाँ, एक दो टॉपिक, डोमेस्टिक टेरिटरी और नॉर्मल रेजिस्टेंस। डोमेस्टिक रेजिडेंट। डोमेस्टिक टेरिटरी और नॉर्मल रेजिस्टेंस। अच्छा, ठीक है, तो इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। उसी से शुरुआत कर, हाँ ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्लास में हम यही चीज डिस्कस करेंगे, डोमेस्टिक ओके सर। टेरिटरी और normal। टेरिटरी, कि हमारा क्या क्या टेरिटरी में हम कवर करते हाँ हैं। सर, इससे जो ट्रांजेक्शन देके पूछता है ना कि विच वन इज नॉट द ऑप्शन ऑफ डोमेस्टिक हाँ, टेरिटरी ये ऑफ तुम्हारा इंडिया। नेशनल इनकम के अकाउंटिंग में देखा जाता है ना कि वो टेरिटरी का पार्ट है कि नहीं है, तो हम्म। हम उसको इनकम कंसीडर करें कि नहीं करें। तो हाँ, डोमेस्टिक टेरिटरी और दूसरा क्या बताया? नॉर्मल रेजिस्टेंस। नॉर्मल रेजिस्टेंस। रेजिडेंस की रेजिडेंट। रेजिडेंट्स, RESIDENTS। हाँ, रेजिडेंट बोल रही हो ना, हाँ ठीक है, समझ गया। ठीक है सर, थैंक यू। चलो ठीक है। सर एक क्वेश्चन और। पूछो। सर जो वो टेस्ट पेपर स्कॉलरशिप वाले के क्वेश्चन पेपर था ना, उसमें एक इकोनॉमिक्स के मनी चैप्टर से क्वेश्चन था, वो वाला देखिएगा। एक सेकंड, अभी मैं इसको देख लेता हूँ कौन सा question- प्राइमरी मार्केट का कौन सा नहीं है पार्ट, ऐसे करके कुछ था। हाँ हाँ, मेरे पास क्वेश्चन है, मैं अभी इसको देख लेता हूँ। इकोनॉमिक्स का तुम्हारा क्वेश्चन था, रेवेन्यू डेफिसिट डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस। देखो, मैंने इसमें से तुम्हारा एक क्वेश्चन अभी जो आज पढ़ाया हूँ उसमें से पूछा था ना, द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन एंड हाँ नेट पूछे थे। कैपिटल फॉर्मेशन। तो इसका हाँ। आंसर आया था ना, डेप्रिसिएशन। हाँ सर। देखो, जो डेप्रिसिएशन। बेसिक कॉन्सेप्ट्स है ना, मेरा क्लास इसलिए चल रहा ये था। सारा चीज मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि एक तो तुम लोग को फिर से रिवाइज हो जाएगा, और जो भी कॉन्सेप्ट है कहीं थोड़ा बहुत रह गया होगा उसके क्लैरिटी मिल जाएगी। तो सिंपल आंसर था कि डेप्रिसिएशन होगा। इसी तरह नेशनल इनकम के भी जब हम डिस्कशन करेंगे तो उसमें भी इसी तरह से कुछ क्वेश्चन बनेंगे, वो भी डिस्कस कर लेंगे। तुम्हारा क्वेश्चन क्या था? कहाँ गया? प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी पूछ रही हो क्या? नहीं सर, वो बार्टर सिस्टम के प्रॉब्लम से कोई क्वेश्चन था। बार्टर सिस्टम। देखो, पहला क्वेश्चन तो ये था डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन नेट कैपिटल फॉर्मेशन। दूसरा था रेवेन्यू डेफिसिट का, कि उसका क्या मतलब होता है। तीसरा फ्रीडमैन थ्योरी ऑफ कंजम्पशन था। इसके बाद चौथा तुम्हारा सर नेशनल। ये वाला, जी सर ये वाला बताइए नहीं, ये क्या था? ये फ्रीडमैन थ्योरी ऑफ कंजम्पशन फोकसेस ऑन, ठीक है। तो इसमें पूछा था कि उनके थ्योरी के अकॉर्डिंग थ्योरी ऑफ कंजम्पशन फोकस, मेन फोकस कंजम्पशन का कहाँ पे था। तो पास्ट इनकम, करेंट इनकम, डिस्पोजेबल इनकम और ये परमानेंट इनकम। तो उनकी जो थ्योरी थी वो परमानेंट इनकम पे फोकस थी। तो इस थ्योरी को एक बार हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि क्या चीज हाँ। उन्होंने बोला था। बाकी ठीक। चौथा क्वेश्चन था नेशनल इनकम डिफर्स फ्रॉम नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बाय द अमाउंट। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स था। फिजिकल डेफिसिट का क्वेश्चन। NFIA होता है। हाँ, नहीं, इसका नेट इनडायरेक्ट टैक्स आया था क्वेश्चन, इसको देखना फिर से। अच्छा। और इसके बाद फिजिकल डेफिसिट का क्वेश्चन था, उसमें बोरिंग ऑप्शन था। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स था, जिसका आंसर था बैलेंस ऑफ ट्रेड। एक, BLT। हाँ, ये इसके बाद था तुम्हारा वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। और एक फिर क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ प्राइवेटाइजेशन। और फिर एक मैच ऑफ द फॉलोइंग का मैंने क्वेश्चन डाला हुआ था, इन्फ्लेशनरी गैप, डिस्प्लेशनरी गैप, टैक्सेशन, बिजनेस साइकिल। और लास्ट वाला क्वेश्चन था प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी, मीडियम ऑफ हाँ एक्सचेंज। यही यही। यही वाला। हाँ। तो देखो, ये क्वेश्चन था कि प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी क्या है। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। तो देखो, फंक्शन ऑफ में अब यहाँ पे तुम लोग को गड़बड़ी क्या हुई है कि तुम लोगों ने इसमें तुम लोगों को लगा होगा कि सारा ही ऑप्शन है ना। यही। यस सर, ये तो लगा था। तो इसमें क्या है कि जो तुम्हारा ऊपर का दो चीजें हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर ऑफ वैल्यू, ठीक है ना। और जब मैं लगाई थी मीडियम ऑफ एक्सचेंज और स्टोर ऑफ वैल्यू। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं, देखो
पहले दो है वो टॉप वाले फर्स्ट सेकंड, ये प्राइमरी फंक्शन है, और तीसरा और चौथा स्टोर ऑफ वैल्यू और स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट, ये तुम्हारा सेकेंडरी फंक्शन है। तो ओवरऑल चारों फंक्शन ऑफ मनी है, लेकिन उसको प्राइमरी और सेकेंडरी में डिवाइड किया गया है। तो यही चीज था। ठीक है, अब क्लियर है? मीडियम Yes. ऑफ, देखो। सर मैं पहला ही लगाई थी, ऊपर वाला ही। हाँ, तो फिर तुम्हारा सही होगा। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर ऑफ वैल्यू, देखो सबसे ज्यादा हम मनी का यूज किस पर्पज से करते हैं? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो यस मीडियम सर। ऑफ एक्सचेंज इन द फॉर्म ऑफ आइटम परचेज करने के लिए। ठीक हाँ। है, तो आइटम परचेज करने के लिए तो पहले हमारे टाइम पे क्या था, बार्टर सिस्टम था। तो हम एक गुड्स के बदले दूसरे गुड्स का यूज करते थे। बाद में जब मनी का इवोल्यूशन हुआ तो हमने उस चीज को एक्सचेंज कर दिया कि अब हम बार्टर सिस्टम में नहीं रहेंगे, हम एक मनी का एक क्वांटिटेटिव वैल्यू डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो जब मनी का क्वांटिटेटिव वैल्यू डिसाइड किया गया, तो पहले तो हमारे पास नोट्स हुआ नहीं करते थे, हमारे पास क्वाइन मिंट किए जाते थे। तो क्वाइन का वैल्यू होता था। तो पहले के टाइम पे जो क्वाइन भी हुआ करते थे, गोल्ड क्वाइन, सिल्वर क्वाइन, इस तरह के क्वाइन होते थे, पता है ना? अगर नहीं पता होगा तो यस सर, यस इस सर। तरह के क्वाइंस हुआ करते थे। तो वो एक मेजर ऑफ वैल्यू हुआ करते थे। अगर वो 10 रुपया को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इट मीन्स कि वो क्वाइन का वैल्यू भी 10 रुपया है। समझ रहे हो? हाँ। लेकिन अगर आज के टाइम पे अगर 10 रुपये का जो नोट है, तो क्या लगता है कि वो कागज का टुकड़ा जो है उसका वैल्यू 10 रुपया है? वैल्यू मतलब कोई भी एक, सपोज ये कागज है, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि इस पे अगर मैं 10 रुपया प्रिंट करके और तुमको दे दूं, तो क्या इसका कागज का वैल्यू कितना होगा? A4 साइज एक डेढ़ रुपये में आता है ना? Yes sir. तो अगर मैं 10 नोट इस पे प्रिंट कर दूं, तो 1 रुपया में 10 नोट प्रिंट हो गया। ठीक है, हाँ तो हाँ। आरबीआई वही कर रही है ना। आरबीआई ने नोट को छापना चालू कर दिया। तो जो जब नोट का छापना चालू हो गया, तो कॉस्ट कितना आ रहा है? छापने का जो कॉस्ट आ रहा है और जो पेपर का जो कॉस्ट है वही चीज है। लेकिन उसको गवर्नमेंट ने बैक किया, उसको गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया कि ये अगर 10 रुपया को, उस पे कभी नोट पे पढ़ा है कि ये वैधानिक है और उस पे इस तरह का स्टेटमेंट लिखा होता है? मेरा वॉलेट नहीं मिल रहा है। हाँ, उस पे नोट पे पढ़ना, उसमें क्या लिखा हुआ है कि मैं देखता हूँ, उस पे लिखा होगा, मैं धारक को 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। ये शक्तिकांता दास का इस पे सिग्नेचर है। ठीक है, आरबीआई गवर्नर। तो इससे क्या है कि ये जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के द्वारा ये बैक्ड है, सपोर्टेड है। ठीक है, बाकी और कोई इस तरह का नोट प्रिंट करके छाप के किसी को दे दे तो उसका वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो तो डुप्लीकेट हो जाएगा। तो पहला चीज तो तुमको समझ में आ गया कि एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। जब मनी का इवोल्यूशन हुआ तो हमने इसको इस चीज से रिप्लेस किया। और दूसरा, अगर एक 500 रुपया का नोट गवर्नमेंट के द्वारा बैक्ड है, सपोर्टेड है, इट मीन्स कि वो 500 रुपये का वैल्यू वो रखता है। समझ गए? यस सर। तो ये हो गया, तो ये हो गया प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी। तीसरा तुम्हारा स्टोर ऑफ वैल्यू। तो स्टोर ऑफ वैल्यू इन द सेंस कि अगर तुम मनी के फॉर्म में अपने पास रखते हो या फिर कहीं डिपॉजिट करते हो, तो एक स्टोरेज का काम करता है। अब जैसे पहले के टाइम में लोग पैसे की बजाय, जब बार्टर सिस्टम चलता था, तो वही सारे उनके जो भी अनाज है या फिर एसेट्स है वही उनके लिए वैल्यूएबल होते थे, तो वो उनको स्टोर करके रखते थे। तो अब वो क्या चीज है? स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी का तीसरा एक काम हो गया, लेकिन वो सेकेंडरी फंक्शन में आ गया। स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट क्या होता है? मान लो आजकल तुम लोग मोबाइल ईएमआई पे लेते हो ना, आजकल ईएमआई का बहुत सारा जमाना चल गया है। यस सर। तो ये तुम्हारा जिस तरह से, जैसे एक बड़ा सा एक एसेट्स हो गया, आप एसेट्स को परचेज करते हो, तो वो कैपिटल एसेट्स है, मान लो लाख का है, 2 लाख का है, 10 लाख का है, तो वन टाइम में तो पेमेंट होगा नहीं। नहीं। तो जिसके पास यस सर। पेमेंट करने की कैपेसिटी है वो कर लेगा। लेकिन दूसरा तरीका है कि आप उसको इंस्टॉलमेंट में पे करोगे। तो जब इंस्टॉलमेंट में पे करने की बात आती है, तो आप जो पेमेंट एक टाइम में देना था, आपने क्या किया? 10 टाइम, 12 टाइम, 20 टाइम, 24 टाइम में आपने उसको पेमेंट करने का एक एग्रीमेंट किया। तो ये चीजें क्या है कि डेफर्ड पेमेंट के फॉर्म में चली गई, कि मैं आपको पैसा
हर महीने के अंतराल पे दूंगा या दूंगी। तो ये एक फंक्शन हो गया मनी का कि डेफर्ड पेमेंट के रूप में एज ए वर्क कर रहा है। तो सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ये ट्रिकी था कि प्राइमरी में क्या क्या कंसीडर किया गया है, सेकेंडरी में क्या कंसीडर किया गया है, वो चीजें हमें देखनी थी।